हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास ऑफ एग्रीकल्चर, आपका अपना चैनल। मैं प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका। इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं @क्लास ऑफ एग्रीकल्चर पे। और पिछले सेशंस के भी पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लास्ट सेशन में एपिसोड 4 तक हमने देखा था। नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट हमने खत्म कर लिया था और उसके बाद की सीरीज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट ऑफिशियली 10 मार्च 1922 को एंड अप हो गया। क्यों एंड हुआ, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक वॉलेंट इंसिडेंट हो गया था। किस जगह पे? चौरी चौरा में। हुआ क्या था? प्रोटेस्टर्स को प्रोवोक किया गया था पुलिसमैन द्वारा, और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा के करीब 22 पुलिस वालों को जला दिया था। तो गांधी ने इस कारण मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया ड्यू टू वायलेंस। अब यहाँ पे नॉन कम्युनिस्ट मूवमेंट जब अबॉलिश किया गांधी जी ने, वापस ले लिया, तो कई लोग गांधी जी के फेवर में नहीं थे। कुछ लोग का मानना था कि मूवमेंट अपने पीक पे था, जेनिथ पे था, उस टाइम मूवमेंट को वापस लेना सही नहीं था। बट गांधी जी बहुत क्लियर थे अपने मूवमेंट में, शुरू से उनका आइडियोलॉजी बहुत ही क्लियर थी। ही वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, नो मैटर वॉट वुड हैपन। अब यहाँ पे गांधी जी को उसके बाद 6 ईयर्स के सेंटेंस, 6 ईयर्स के लिए जेल ब्रिटिशर्स भेजते हैं। उनका मानना था मूवमेंट इन्हीं की वजह से हुआ, इन्होंने ही कहीं ना कहीं भीड़ को भड़काया, ऐसा किया। अब गांधी जी को जेल तो 6 साल के लिए होती है, 6 ईयर के लिए इम्प्रिजनमेंट तो होता है, बट गांधी जी 2 साल में रिलीज हो जाते हैं वहां से, 2 ईयर्स के बाद वो रिलीज हो जाते हैं। और ड्यूरिंग द गांधी जी जब प्रिजन में थे या जेल में थे, उस दौरान क्या था, कांग्रेस और भी कुछ न कुछ काम कर रही थी, लगातार कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रही थी, गांव में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। और कई सारे उनके जो अवेयरनेस कैंपेन चलते थे न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू। बीच में क्या हुआ, यहाँ पे जो फैक्शन डेवलप, थोड़ा सा गैप आ गया कि कुछ का मानना था कि मूवमेंट को वापस नहीं लेना था, कुछ का कहना था कि मूवमेंट को वापस लेना सही था। तो सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू, दो बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस के। इनका ऐसा मानना था कि ये बहुत सही टाइम है कांग्रेस के लिए काउंसिल एंट्री के लिए, पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, पॉलिटिकल गेटवे के लिए। पॉलिटिकल गेटवे का यहाँ से ये मतलब है कि अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अंदर इलेक्शंस कंटेस्ट करने चाहिए, उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए। अब तक बाहर से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, उसका एक हद तक असर था, नो डाउट। बट स्टिल अगर हम गवर्नमेंट के अंदर का हिस्सा अगर बन जाते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा गवर्नमेंट को अंदर से प्रेशराइज करना और मूवमेंट्स के थ्रू बाहर से प्रेशराइज करना, ताकि हम दोनों ओर से प्रेशर डाल सकें और हमारे मूवमेंट को और ज़्यादा पेस मिले। अब यहाँ पे जब स्टार्टिंग में दोनों ने प्रपोज किया था, तो मैक्सिमम लीडर्स इस बात से अग्री नहीं करते थे। उनका मानना था कि वही पॉलिटिक्स में घुसना सही है, बट मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास वॉज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो दिसंबर 1922 में कांग्रेस का सेशन होता है। यहाँ पे सी आर दास ने प्रपोज करते हैं इस बात को कि हमें पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहिए, बट उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब एक नई पार्टी का एक नई, कह सकते हैं नई ग्रुप का जन्म होता है वहां पे। उसका नाम है कांग्रेस खिलाफत और स्वराज पार्टी। कब बनी? 31 दिसंबर 1922 को। प्रेसिडेंट सी आर दास थे इस पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जो बैकअप करते थे, जो भी बहुत ही खास मेंबर थे इस पार्टी के। अब दोनों ने बहुत स्ट्रांगली क्लियर कर लिया था कि पॉलिटिक्स में जाना ही जाना है, तो दोनों एंटर करते हैं, पार्टी बनाते हैं और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस के दो फैक्शंस बनते हैं। एक का नाम था प्रो चेंजर। प्रो चेंजर नाम नहीं था, मतलब उनको प्रो चेंजर्स की धारणा मानी गई, आइडियोलॉजी मानी गई, प्रो चेंजर्स। एक का नाम था नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स ये मानते थे कि अब नए तरीके हमें चाहिए, एक्टिव तरीके चाहिए एंटर करने के पॉलिटिक्स में। अब नो चेंजर्स ये मानते थे जिस पुराने धारणा पे, जिस पुराने आइडियोलॉजी पे, स्ट्रेटजी पे हम चलते आए, हमें उसी पुरानी स्ट्रेटजी में चलना है, हमें कुछ नया पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में नहीं एंटर करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पे गवर्नमेंट के से हम शायद करप्ट ना हो जाए, गवर्नमेंट के पास आने पे लोगों पे भरोसा ना करें। तो इस वजह से कई सारे लोग नहीं चाहते थे, बट यहाँ पे ये लोग चाहते थे कि एंट्री हो। नवंबर 1923 में, यानी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर, स्वराजिस्ट, जो ये कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी बनती है, इनको यहाँ पे स्वराजिस्ट कहा जा रहा है, जो इस पार्टी का हिस्सा है। जो स्वराजिस्ट से वो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शंस, और टोटल 101 में से 42 सीट्स सिक्योर कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी जीत थी उस टाइम। और 42 सीट्स एक्वायर करते ही काफ़ी बड़ी जीत थी उनके लिए, और काफ़ी नाम होने लगता है उनका। तो यहाँ पे गांधी जी और बाकी लीडर्स बाद में रियलाइज करते हैं कि ये डिसीजन गलत नहीं है, डिसीजन सही है एक हद तक। तो गांधी जी भी बाद में मान जाते हैं कि ठीक है, स्वराजिस्ट ने अपनी अलग ग्रुप बनाई, सही है, इलेक्शन लड़ा, ठीक है, सीट सिक्योर की, अच्छी बात है।
स्वराजिस्ट काम तो करेंगे बट कांग्रेस के बैनर तले ही काम करेंगे, कांग्रेस के ही छत्र तले काम करेंगे एज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस इनसाइड द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए, लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है किसी भी सिस्टम का जो कि लॉज को बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न डे में बात करें तो हमारा लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेचर का ही हिस्सा है, और स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो बाद में गांधी जो बाकी लोगों ने रियलाइज किया कि ठीक है, इज इट ओके फॉर देम टू मेक डिफरेंट ग्रुप एंड वर्क इनसाइड द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे स्वराजिस्ट कुछ ही टाइम में बहुत काफ़ी उनका एक इम्पैक्टफुल वर्जन देखा गया यहाँ पे। पहली चीज़, उन्होंने पॉलिटिकल वाइड को फुलफिल कर दिया। जो एक पॉलिटिक्स के अंदर जो एक गैप, एक वैक्यूम था जहाँ पे इंडियंस या नेशनलिस्ट नहीं थे, इंडियंस थे कहने को बट ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के फेवर में ही थे, तो उनका रहना या ना रहना कोई खास मायने नहीं रखता था, क्योंकि वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ सीट्स थी, उसमें इंडियंस एडवाइजरी नेचर के थे, उनको कोई खास राइट नहीं था। तो यहाँ पॉलिटिकल वाइड को फुलफिल किया गया, यानी जो खालीपन था उसको भरा गया। सेकंड पॉइंट आता है ऑल रूटेड गवर्नमेंट ऑन मेनी इश्यूज। गवर्नमेंट कई सारे ऐसे खराब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना रही थी जो कि टोटली इंडियंस के फ्रीडम को कर्ब कर रहा था, उनके राइट्स का लगातार हनन कर रहा था। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को एक तरह से इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे थे, और कई सारे हॉरिफिक लॉस को इन्होंने यहाँ पे डिटर किया, यानी कि विरोध करते हैं स्वराजिस्ट जब वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तो डिफीटेड पब्लिक सेफ्टी बिल 1928, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल में भी लोग इसके फॉलो होने के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा और क्रोश रहा था। फोर्थ पॉइंट आता है इंस्पायर्ड अदर्स फॉर दिस वेट ऑफ अप्रोच टू, यानी कि औरों को भी इंस्पायर किया कि ये भी एक तरीका हो सकता है फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने का, ब्रिटिशर से और एक कॉलोनियल रजीम से लड़ने का। ये भी एक तरीका है जो कि ज़्यादातर लोग उस वक्त नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे नए रास्ते पर सब लोग अवॉइड करते हैं, बचना चाहते हैं। Gave a message that Indian too can rule and able to make laws and can also negotiate with the government successfully। अभी तक ब्रिटिशर्स का यही मानना था, और काफ़ी हद तक इंडियंस भी कुछ हद तक कहीं ना कहीं इस भावना से कह सकते हैं ग्रसित थे कि हम ब्रिटिशर के सामने इतने शायद सक्षम नहीं हैं अपना खुद का रूल या लॉज बना सकें ताकि हम रूल कर सकें, और सेकेंड चीज़ हम नेगोशिएट कर सकें गवर्नमेंट से ऑन द सेम टेबल। पर यहाँ पे क्लियर मैसेज आता है कि इतने टाइम स्वराजिस्ट रूल करते हैं गवर्नमेंट के अंडर, ये खुद के लॉज बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी हद तक अपने लॉज को बनवा लेते हैं एक हद तक, और गवर्नमेंट से नेगोशिएट करते हैं कई सारे मुद्दे पे, कई सारे पॉलिसीज़ पे, कई सारे खराब और हॉरिफिक लॉज पे, और एक हद तक वो सक्सेसफुल होते हैं इसमें। इसके बाद देखिए स्वराजिस्ट मूवमेंट चल रहा था आपका 1923 से स्टार्ट, इन्होंने सीट्स सिक्योर की और इलेक्शन कंटेस्ट करके गवर्नमेंट का हिस्सा रह गए थे। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ आती है साइमन कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जस्ट बाद स्वराजिस्ट फॉर्मेशन होते हैं, स्वराजिस्ट के जस्ट बाद साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन आया था कि इंडियन के लिए लॉज रेगुलेशंस, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो फाउंडेशन है उसके लिए, कि इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका फाउंडेशन साइमन कमीशन रखेगा। पर प्रॉब्लम क्या थी कि इस कमीशन का हेड जो सर जॉन साइमन थे, और कमीशन जितने भी मेंबर्स थे सब के सब यूरोपियंस थे, एक भी इंडियन नहीं था। तो ये चीज़ बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक थी कि किसी भी कंट्री के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, लॉज बनाने जा रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क सेटअप करने जा रहे हैं, और उस कंट्री का कोई भी मेंबर है ही नहीं उस कमीशन के अंदर, तो वो कैसे डिसाइड कर सकता है उस कंट्री की चैलेंजेस क्या है, उसकी रेंज क्या है, उस कंट्री में कितने रिलीजन के लोग हैं, कितनी कम्युनिटीज़ है, कितनी भाषाएं हैं, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, कैसे समझ पाएंगे? तो ये एक तरह से काफ़ी इंसल्टिंग था इंडियंस के लिए, कि इंडियंस को एक तरह से काफ़ी इन्फीरियर माना गया था यहाँ पे। तो समन कमीशन में के खिलाफ लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो में। पूरे इंडिया में कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं, इंडिया कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होता है, हड़ताल चलती हैं, प्रोटेस्ट हड़ताल चलती हैं, जहाँ भी कमीशन जाता है उसको ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता है विरोध के लिए पूरे इंडिया में, साइमन गो बैक। अब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम जो थे लॉर्ड बिरकनहेड ने खुले तौर पे कह दिया था कि इंडियंस पूरी तरह से अक्षम है, इनकेपेबल है, पूरी तरह से किसी तरह से इंडियंस काबिल ही नहीं है किस चीज़ के, ना तो अपना कानून कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काबिल है इंडियंस। सेकंड चीज़, इंडियंस में इतनी क्षमता भी नहीं कि इंडियंस इस मल्टी डाइवर्सिटी को यूनाइट कर सके। इंडियंस रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, डाइवर्सिटी के नाम पे इतना ज़्यादा बटे हुए हैं, कभी अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम पे, कभी रिलीजन्स के नाम पे, कि इंडियंस ना तो खुद यूनाइट हो पाएंगे खुद से, और ना ही खुद का कभी कॉन्स्टिट्यूशन
फ्रेम कर पाएंगे जो सबको साथ लेके चले। तो ये भी एक बहुत ही रेग्रेसिव रिमार्क था इंडियंस के ऊपर, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग तौर पे देखा गया बाद में नेशनलिस्ट लोगों ने। अब क्लेमेंट एटली उस टाइम साइमन कमीशन का ही मेंबर थे। बाद में क्लेमेंट एटली जाके इंग्लैंड के पीएम बनते हैं, बट उस टाइम वो एज अ मेंबर थे इस कमीशन के। All the Indians feel much insulted, and their anger grew out of the fact that how few Britishers can make their destiny. अगर आपके लाइफ के कोई डिसीजंस कोई और ले और आपसे पूछे भी ना, तो जो गुस्सा एक इंडिविजुअल को आता है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे देश को आ रहा था, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को बिना इंडियन से पूछे बनाया जा रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी होती है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस थोड़ी सी यूनिटी दिखाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा था नेशनल इंटरेस्ट में उस टाइम। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बॉयकॉट करते हैं साइमन कमीशन को। दोनों ही इस बात को मानते हैं कि भाई बिना इंडियंस के कोई ऐसा कमीशन, कोई ऐसी कमिटी, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकता जो डिसाइड करे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत एज अ कंट्री। अब यहाँ पे वही चीज़ है, प्रोटेस्ट, हड़ताल, ब्लैक फ्लैग्स मार्च, डेमोन्स्ट्रेशन पूरे इंडिया में चल रहा था हर जगह। जहाँ कहीं भी कमीशन गया उसको हमेशा यही स्लोगन मिला, साइमन गो बैक। लाहौर में लाला लाजपत राय भी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। जिस प्रोटेस्ट और जहाँ पे जिस प्रोटेस्ट में वो लीड कर रहे थे वहाँ पे सॉन्डर्स एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, एक ब्रिटिश पुलिस का हिस्सा था। अब देखिए यहाँ पे लाला लाजपत राय जब प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे तो सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज कर देता है क्राउड पे, और उसमें लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लग जाती है। फाइनली इससे उनकी डेथ हो जाती है। और इस बात से नेशनलिस्ट या जितने भी हमारे और एचआरए के मेंबर्स थे वो सब काफ़ी गुस्से में थे, बाकी देशों में गुस्सा था काफ़ी। बाद में इस इंसिडेंट का जवाब देने के लिए भगत सिंह और उनके साथी सॉन्डर्स को मार के लाला लाजपत राय जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वहाँ पे सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज कर देता है और क्राउड पे, और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगने से उनकी डेथ हो जाती है। और बाद में इस इंसिडेंट से बहुत लोगों में गुस्सा था, बहुत आक्रोश था पूरे इंडिया में। भगत सिंह और उनके टीम मेंबर्स भी जितने साथी थे वो भी काफ़ी गुस्से में थे, और इस इंसिडेंट का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बाद में सॉन्डर्स को गोली मार के मार देते हैं। आपने देखा होगा मूवी में भी शायद। सॉन्डर्स को मारने के बाद इस इंसिडेंट का बदला लिया जाता है लाला लाजपत राय के डेथ का। अब यहाँ पे देखा जाए तो साइमन कमीशन हर जगह विरोधी हो रहा था, कुछ खास पॉजिटिव था नहीं। तो साइमन कमीशन और ब्रिटिशर्स काफ़ी उनमें भी गुस्सा था कि इंडियंस ने कहीं भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया कि किसी भी तरीके से, और फाइनली कमीशन एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता, फेल हो जाता है। अब इस कमीशन के जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने ये एलिगेशंस लगाए इंडियंस पे। ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडियंस भले साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, साइमन को बॉयकॉट कर दिया, बट साइमन को बॉयकॉट करने के बाद इंडियंस खुद भी सक्षम नहीं, वही चीज़ लगे थे कि इंडियंस आर इनकैपेबल, हर जगह वही सवाल उठ रहा था। तो उसका जवाब देने के लिए जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, जो कि लॉयर्स थे और काफ़ी एलीट थे, एजुकेटेड थे, नेहरू का उन्होंने डिसाइड किया कि इसका एक रिप्लाई, स्ट्रॉन्ग और लीगल रिप्लाई देने की ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पे आता है 28 अगस्त 1928, 28 अगस्त 1928 को नेहरू कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया? फरवरी 1928 में आया और गया। अब उसी साल अगस्त में 1928 फरवरी में क्या आया? साइमन कमीशन। 28 अगस्त को फिर नेहरू कमेटी रिपोर्ट किस बात के लिए आई? रिप्लाई करने के लिए। किसको रिप्लाई देने के लिए? साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन को रिप्लाई देने के लिए। The involvement with the British authority act as a challenge by Indian nationalists to give them a strong reply in legal domain of action. Legal domain मतलब कि लीगली, ना कोई हिंसा हिंसा करके, बल्कि लीगली यहाँ पे आंसर करना था, क्योंकि आपने हमारे काबिलियत पे सवाल उठाया था इंडियंस के। इन्होंने पहले पॉइंट डाला नेहरू कमेटी रिपोर्ट में कि डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस हमने होम रूल मूवमेंट में देखा था। डोमिनेंट स्टेटस मतलब किसी भी कंट्री के जो लोकल इश्यूज हैं, अंदर के इश्यूज हैं, वो सारी उस कंट्री को फॉर्मुलेट करने की, लागू करने के, बनाने के पूरे राइट्स और फ्रीडम्स होने चाहिए। और तो वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर रहेगा, बट बाकी अंदर की इंटरनल चीज़ों को वो खुद डिसाइड करेगा। ये था डोमिनेंट स्टेटस। फिर सेकंड पॉइंट था फेडरेशन विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फेडरेशन बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि एक तरह से दो सदन जो बनता है, दो हाउस होते हैं ना, जैसे हमारे पार्लियामेंट के, वैसा।
थर्ड पॉइंट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया जाएगा इंडिया का, उसकी पावर वैसे ही रहेगी जैसे कि ब्रिटिश क्राउन की होती है। थर्ड पॉइंट आता है, सॉरी फोर्थ पॉइंट, नो सेपरेट इलेक्ट्रेट बट रिजर्वेशन विल बी गिवन टू माइनॉरिटीज। सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्ट्रेट का जिक्र और कहाँ हुआ था, 1909 मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स। किसको दिया गया था, मुस्लिम्स को, मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों दिया गया था, ताकि ये दिखाया जाए कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट हमसे, मतलब कांग्रेस से अलग है, हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट अलग है। 1909 में इसका भी जिक्र हुआ था, किस चीज़ का, सेपरेट ट्रेड का। यहाँ फिर जिक्र है कि सेपरेट ट्रेड नहीं दिया जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन दिया जाएगा माइनॉरिटीज़ को। अब यहाँ पे मुस्लिम्स की बात भी की गई, माइनॉरिटी में सिख जैन पार्टी सबकी बात की गई कि सबको रिजर्वेशन दिया जाएगा। आखिरी पॉइंट आता है फुल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज ऑन कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स। माइनॉरिटी के कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को, राइट्स को पूरी तरह से सिक्योर किया जाएगा। कहीं से भी माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे हम, हर तरह से उनको सिक्योर और प्रोटेक्ट करेंगे। नेहरू कमेटी रिपोर्ट में तो बहुत ही सेकुलर और बैलेंस रिपोर्ट थी नेहरू कमेटी की। अब देखिए यहाँ पे नेहरू कमेटी रिपोर्ट के जस्ट आगे, ये जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट रिप्लाई कर देती है साइमन कमीशन का, इसके जस्ट आगे आता है लाहौर सेशन। 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन होता है। लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, लाहौर सेशन में पहली बार ऑफिशियली जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को एक गोल डिक्लेयर किया था और रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज का पास कराया था। इस पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था कांग्रेस के सेशन से, रेजोल्यूशन पास हुआ था। अब से हमारा गोल क्या था, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम। अब डोमिनियन की बात नहीं होगी, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम। अब देखिए नेहरू कमेटी रिपोर्ट में क्या बात हुई, डोमिनेंट स्टेटस बोला गया था, बट यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस नहीं बोला जा रहा है। यहाँ आप देखो हो गया दिमाग खराब कि डोमिनेंट बहुत हम लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत डोमिनेंट हम लोग ने ट्राई किया, 1915 से ट्राई कर रहे हैं, 1928 तक ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। 1915 में बोला गया था होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट में कि भाई हमको डोमिनियन दीजिए, नहीं दिया गया। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया, फिर नेहरू कमेटी रिपोर्ट में भी बात की गई, तब भी नहीं माना गया। तो अब फाइनली 1929 में ये कहा गया कि अब डोमिनियन नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। अब डोमिनियन चाहिए ही नहीं, आधा अधूरा नहीं चाहिए, अब पूरा चाहिए, फुल फ्रीडम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग आता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। बाद में इसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए आगे 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब इस दिन तो कांग्रेस बैठक उनकी सेशन हुई थी, बट 26 जैन फाइनल डे आता है इस बात के लिए। तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है 19 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आप पिछले 4 लेक्चर्स मिस किए हो तो उसको प्लीज़ जाके देख लें, कंटिन्यूएशन में है, हिस्ट्री की सीरीज है यहाँ पे। और हमसे कनेक्ट होने के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे। और लेक्चर्स के PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्लासो @classo पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। दिस इज आई श्रीवास्तव साइनिंग आउट।